छोटी सोच और पाव की मौज व्यक्ति को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौलिए मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। संघर्ष इतना रहा कि सर कि मैं अपने आप से कभी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मुझे पता है ये समय है, इसका सदुपयोग कैसे करना है। कुछ गलतियां की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं इस समय को एक अपना मान करके, अपना है समय और सिलेक्शन अपना होगा और अपना नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, बस ये ठान लिया था कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया। मैं कभी ऐसा नेगेटिव नहीं रहा उनके लिए, बस लगा रहा और परिणाम सर आपके सामने है। किस्मत नसीब कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जिस काइनेटिक्स को रिवाइज करने में आपको काफी समय लग सकता है, वो आपके 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी, इतना फर्क पड़ेगा। तो वो बंदा जो रात काली कर रहा है ना आपसे ज्यादा नंबर रिवीजन करने की, वो सीट खा जाएगा आपकी। तो ये कहूंगा, गुल गया गुलशन गया, अब गुलजार की बारी है, हम तो सर को सिलेक्शन दे चुके, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि छोटी सोच और पाव की मौज व्यक्ति को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसकी राह में चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी समस्या हो, वो जिंदगी का हर सपना पूरा कर सकता है, हर ख्वाब पूरा कर सकता है। आज मेरे साथ यहाँ पर है राम सिंह सैनी, जिसकी जिंदगी की अगर आप हिस्ट्री देखोगे, स्टोरी सुनोगे, तो आपको लगेगा कि उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है। और इतनी ज्यादा स्ट्रगल होने के बावजूद, जिंदगी में इतनी ज्यादा समस्याएं होने के बावजूद भी उसने कंटिन्यू प्रयास किया और फाइनली पहले नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, है ना, और आज उसने एमपी पीजीटी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और फाइनली स्कूल लेक्चरर बन गया। तो आज मैं आपसे मिलाने वाला हूं राम सिंह सैनी से, ठीक है। वो अपनी जो भी कहानी होगी, जो भी उनका स्ट्रगल होगा, उसके बारे में बताएंगे और साथ में उनसे बहुत सारे कई प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर हम पूछेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से प्रिपरेशन करी, क्या उनका डेली शेड्यूल रहा, किस तरह से रिवीजन वगैरह किए, किस तरह से शॉर्ट नोट्स किए बनाए, एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी उनकी क्या रही, सब कुछ उनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि आप जैसे स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट हो और आपको भी जल्दी से सफलता मिले। तो राम सिंह जी जरूर आइए आप। राम सिंह, तो राम सिंह सबसे पहले तो बताइए कि भाई सिलेक्शन अब आपका हो ही गया, तो अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? देखो, सिलेक्शन होने के बाद तो खुशी का जो अंदाज होता है वाकई एक अलग ही खुशी होती है। और ये जो खुशी मिली है मुझे, ये गुरुओं के आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद तो हर किसी के पास होता है, बस गुरु और अपने एक इष्ट के आशीर्वाद से आज मुझे ये सफलता मिली है। मैं इन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो राम सिंह, जैसे तुमसे बात हुई तो तुमने बताया कि भाई फैमिली का काफी ज्यादा सपोर्ट रहा, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम तुमसे पूछेंगे, काफी सारे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे स्टूडेंट को बेनिफिट हो। सबसे पहले थोड़ा जो आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा है आपके सक्सेस जर्नी में, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर, फैमिली के सपोर्ट के बारे में मैं आपसे इतना बताना चाहूंगा कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे डिमोरलाइज नहीं होने दिया। इसका तात्पर्य यह है कि एक समय था जब मैं भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने भाग्य को आजमाने वाला था, मैं भी इंजीनियर बनने के लिए कोटा की राह देखने वाला था, पर समस्याएं परिवार के सामने इस कदर थी कि वो चाह कर भी मुझे कोटा नहीं भेज सकते। उस समय मैं बहुत मैच्योर नहीं था, मुझे समझ नहीं थी कि पैसों की व्यवस्था कैसे होती है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो एक आर्थिक संसाधन जो कि एक बहुत जरूरी होता है, उसको मेरा परिवार उस समय इतना काबिल नहीं था, इतना सक्षम नहीं था कि वो मुझे इंजीनियरिंग के लिए इतने पैसों की व्यवस्था कर सके। क्योंकि उस समय मेरा भाई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और उनका सिलेक्शन एनआईटी सिक्किम में हो चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, बस मुझे इंजीनियरिंग करनी है। घर वालों ने भी कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि पैसों की वजह से ये रह रहा है, लेकिन मेरे मामा जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप पढ़ो, सब व्यवस्था हो जाएगी। मेरे मामा जी ने मेरे भैया को बहुत सपोर्ट किया, रिश्तेदार गांव वाले सब बोलते थे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, इनको पढ़ाई कराओ आप। तो मेरे माँ बाप कभी स्कूल गए नहीं,
लेकिन रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के गांव वाले जो बोलते थे उनको, नहीं आपके बच्चे आगे जाएंगे, बस इनको पढ़ने दो आप। माँ बाप भी बहुत हिम्मत करते थे कि पढ़ाएंगे बच्चों को, लेकिन उनको पता था कि पैसों की व्यवस्था कैसी होगी। मुझे समझ नहीं थी पैसे कैसे आएंगे, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके मुझे पढ़ाने की कोशिश की। इंजीनियर नहीं कर पाया, बीएससी करवाया, एमएससी किया और आज आपके समक्ष हूँ। संघर्ष तो बहुत बड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें आपको बताऊंगा। पर मैं इतना कहूँगा, मेरे परिवार का मेरे लिए बहुत सपोर्ट था, स्पेशली मेरे भैया का, मेरे मामा जी का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे गांव वालों का, सभी ने मेरे को विश्वास दिलाया और मैं कभी ऐसा नेगेटिव नहीं रहा उनके लिए, बस लगा रहा और परिणाम सर आपके सामने है। तो देखो, स्ट्रगल तो हर व्यक्ति के जीवन में रहती है और स्ट्रगल से कुछ सीखना चाहिए, मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि जो भी समस्या आती है उन समस्याओं को लोग किस तरह से लेते हैं सब कुछ फिर आगे उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो चल राम सिंह, अपन शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर इंटरव्यू की अपने। सबसे पहले ये देख लेते कि आपने, अगर बात करें अपन एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन की, तो एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन एग्जाम से कितने समय पहले शुरू कर देती? सर एमपी पीजीटी का नोटिफिकेशन आया तो इसकी लास्ट डेट थी 29 जनवरी 2023। इसका फॉर्म भरने की मैं 15 जनवरी से इसके फॉर्म भरने की सोच रहा था मैं, लेकिन सर कुछ तकनीकी कारणों से उस फॉर्म का जो फॉर्मेट इस टाइप से बना था कि वो मुझसे सबमिट नहीं हो पा रहा था। इसमें मेरा सबसे बड़ा सहयोग किया मेरे कजिन जुगल किशोर सैनी, जो कि एमएनआईटी में सीनियर टेक्नीशियन है, कंप्यूटर काफी एक्सपर्ट है वो, उन्हीं की मदद से फॉर्म भर पाया और ये एग्जाम डेट 11 मार्च को फिक्स हो गई थी। तो इसके पहले मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी। डॉक्टर एन के सर थे और डॉक्टर आर के सर, दोनों ने मुझे मोटिवेट किया कि एग्जाम कोई भी हो केमिस्ट्री की, आप तैयारी करते रहो। और उस समय जो एमपी पीजीटी का सिलेबस था, उसका जो सिलेबस आरपीएससी कुछ डिफरेंट था, तो डिफरेंट था तो मैंने सोचा कि उसको कैसे पूरा किया जाए। तो सर मैं आपके यूट्यूब पर वीडियो देखता था, तो यूट्यूब पर वीडियो देखते थे, वहाँ की जो क्लिप मिली तो मुझे लगा कि शायद सर ने अपना एक ऐप बना रखा होगा, शायद ये कोर्स को प्रोवाइड करते होंगे। तो ऐसे देखते देखते आपका ऐप के बारे में पता चला और वहां से मैंने आपका एक एमपी पीजीटी का कोर्स लिया। मैंने लिया इसको आरपीएससी पीजीटी के लिए था, लेकिन जब उसको मैंने ओपन किया उसमें तो आपने पीजीटी के ऑल इंडिया के सारे पीजीटी कोर्स को उसमें दे रखा था, तो स्पेशली मुझे वहां पर एमपी पीजीटी का मिल गया। तो जो स्पेशली आपके जो अलग से टॉपिक थे उनको देखा। अरे एक आपके जो असाइनमेंट थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हमें हमारे लेवल को इंप्रूव करते थे, उनको मैं प्रैक्टिस करता रहा। और जनरल फिजिकल का आपको देखा है, बाकी मैं डॉक्टर एन के सर से पढ़ा हूँ, आर के सर से पढ़ा हूँ, तो उन्होंने मेरे मोटिवेट करता रहा और साथ में जो एक्स्ट्रा चीज थी आपसे मिल गए, तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि हाँ अब मैं एमपी वाला एग्जाम आराम से निकाल सकता हूँ। और मैं तो सर आपसे इतना ही कहूंगा कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौलिए मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। सही तोलना आसमान बाकी। अच्छा, तो आगे का टारगेट तो आपका कॉलेज लेक्चर का है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो कंटिन्यू, है ना? तो जैसे आप लगभग कितने घंटे पूरे दिन में पढ़ लेते होंगे एमपी पीजीटी की प्रिपरेशन के दौरान, और क्या शेड्यूल आपका रहा, जैसे सुबह से लेकर शाम तक का अपन देखे भाई, इस तरह से आपने पढ़ाई करी? देखो सर, एमपी पीजीटी के शेड्यूल के बारे में इतना कहूँगा, मैंने कभी ऐसा फिक्स तो देखा नहीं मैं कितने घंटे पढ़ाऊँ, पर ये देखा है कि रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी में भी अपनी स्टडी को पढ़ने के साथ में जो प्रैक्टिस का सेशन होता था, ये प्रैक्टिस का सेशन में अपने दोस्तों के साथ में उनको पढ़ा के, खुद से डिस्कस करके, मित्रों से फोन पे बात करके, उनको जबरदस्ती पढ़ा के, कैसे भी करके मैंने उस टाइम को ऐसे मेंटेन किया कि मुझे खुद से ना पढ़ के मैंने पढ़ा के अपने मित्रों में, दोस्तों में जिनको नीड है केमिस्ट्री की, तो उनके साथ बैठ के मैंने डिस्कस किया। उससे क्या हुआ सर, मैं खुद तो चीजों को समझ पाया, साथ में उनकी जो क्यूरी है मेरे मित्रों की, तो उनसे मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर पाया। तो मुझे उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर इतना कमांड होने लगी कि मुझे विश्वास होने लगा, हाँ अब मैं इस टॉपिक पर क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा तो मैं उसकी अप्रोच आसानी से कर सकता हूँ। सही बात। देखिए स्टूडेंट सभी ध्यान से समझना इस बात को, ये एकदम फैक्ट है। अगर कोई चीज अपनी समझ में नहीं आती है तो आप उसका डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड के साथ। अगर आपने यकीन माने ये डिस्कशन वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया तो आपके जो समझ में नहीं आ रही वो भी समझ में आ जाएगी और आपका सब्जेक्ट काफी तेजी से यहाँ पर इंप्रूव होगा। राम सिंह ने इस प्लानिंग को, मतलब इस स्ट्रेटेजी को काम में लिया है, जैसा कि यहाँ पर राम सिंह ने बताया है। अच्छा राम सिंह, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है
जैसे मान के चलो कोई असाइनमेंट शीट सॉल्व करिए, मान लो असाइनमेंट शीट में 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपन को ज्यादा से ज्यादा जो टाइम देना चाहिए वो 25 से 30 मिनट है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए, लेकिन उस सीट के अंदर वो पूरा दिन खराब कर देते हैं, एक सीट के अंदर ही। तो ऐसे स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि वो अपने क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करे? कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तो कैसे करता है, और आपने कैसे प्रैक्टिस करी? आप अपना भी बताइए और एक्स्ट्रा बात ही बताइए। सर मेरा एक्चुअली मैं अपना खुद का बताना चाहूंगा, मैंने कभी बड़ा टारगेट नहीं बनाया। आज दिन में मैंने छोटे टारगेट बनाए कि आज मुझे केमिकल काइनेटिक्स को पूरा नहीं पढ़ना, उसको हाफ पढ़ना है और उससे संबंधित कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके 20, 25, 30 क्वेश्चन निकालने हैं और उसको इस तरह मेंटेन करना है कि समय ज्यादा ना लगे, बाकी हम और समय को अलग मैनेज कर सके। इसलिए हमें कम से कम आधा घंटा 1 घंटे के अंदर उन क्वेश्चनों को निकालने हैं। लेकिन जिन क्वेश्चनों को हम निकाल रहे हैं उनसे पहले उन संबंधित थ्योरी को पढ़नी है, और थ्योरी पढ़ने के बाद में ऐसा नहीं क्वेश्चन कल कर लिया, नहीं, आज हमने इस थ्योरी को पढ़ा 1 घंटे के अंदर, तो आधा 1 घंटे के अंदर उनके संबंधित क्वेश्चन करने हैं, ताकि हमारा एक प्लानिंग एक प्रॉपर वे में चल सके। और उसी को फॉलो करते हुए मैंने हर टॉपिक का ऐसे किया, और साथ में जिस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वो शॉर्ट नोट्स बनाया। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये हुआ सर कि मैंने सपोज करो उस संबंधित चैप्टर को 3 दिन में क्लियर किया, तो मैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा तो मैं उसको 30 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकता हूँ। जैसे मैंने उस टॉपिक को 30 मिनट के अंदर रिवाइज किया, 10 मिनट के अंदर रिवाइज किया या 20 मिनट के अंदर रिवाइज किया, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले उसको रिवाइज करने से मुझे ऐसा हुआ कि मैंने जो पढ़ा है मुझे याद है। और ये कॉन्फिडेंस ही हमें बहुत आगे तक लेकर जाता है। इसी कॉन्फिडेंस को मैंने बरकरार रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखा सर। सही बात है, आपकी ये जो प्लानिंग है बहुत अच्छी है, और मैं कहूंगा सभी स्टूडेंट को ये फॉलो करना चाहिए। देखो अपन जब नोट्स बनाते हैं पूरे पूरे चैप्टर के, है ना, तो जब कंप्लीट केमिस्ट्री के देखेंगे तो अपने आप को काफी ज्यादा लेंथ हो जाते हैं, 5, 6, 7 रजिस्टर उनमें बढ़ जाते हैं, और एंड टाइम पर भी अपन को रिवीजन करना होता है, तो इतना सारा मटेरियल रिवीजन करना पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर हर चैप्टर को पढ़ते हुए उसके शॉर्ट नोट साथ में बना लिए जाए, है ना, छोटे छोटे, और उनको कंटिन्यू रिवाइज करते जाए, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही उनका रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है ये। अब जैसे मान के चले कि कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, सॉल्व करते करते आपका एग्जांपल ले लो, जैसे आपके 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का आपने टारगेट लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करते करते मान लो कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया अचानक, है ना, जो आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा, फिर क्या करते थे, क्या एक्शन लेते थे उस टाइम? सर हार्ड क्वेश्चन के लिए मैं जिस टॉपिक को पढ़ाऊं उसे संबंधित क्वेश्चन किए, उनमें से एक आध क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो उसी समय उन पर ज्यादा फोकस न करके उसको मैं साइड में अलग लिख लेता हूं, ताकि बाद में उससे संबंधित पहले जानकारी इकट्ठा करता हूं कि उन 2-5 क्वेश्चनों को ऐसे अलग रख के, ना कि उस समय अपने स्ट्रेटेजी को, अपनी जो प्लानिंग बना रखी है पढ़ने की, उसको खराब ना करके, उसमें टाइम का अपन को जब नहीं हो रहा उसको छोड़ देना चाहिए, उसको लिख के फिर उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करके फिर उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उस समय का मैं बचाव कर सकूं, और जिस समय मुझे लगता है कि आपको काम नहीं है उस समय उस संबंधित क्वेश्चन से जानकारी इकट्ठा करता हूं और उसको फिर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात कही है आपने, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, और मिस्टेक वो यही करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया, उसमें वो फंस जाते हैं, और वहां पर वो पता नहीं कब आधा घंटा 1 घंटा भी लगा देते हैं, और फिर भी पता चलता है वो क्वेश्चन उनको नहीं आया, ठीक है ना। बल्कि ये कभी नहीं करना चाहिए, वो आपके टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग को खत्म करता है, क्योंकि जो काम अपन पूरे साल करते हैं प्रैक्टिस के दौरान, वही काम मेन एग्जाम हॉल में भी करते हैं, है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको स्किप वाकई में कर देना चाहिए, और बाद में फिर उसको देखना चाहिए भाई क्या पर प्रॉब्लम हुई, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपका शेड्यूल क्या रहता था, जैसे सुबह कितने बजे उठ जाते हो आप लगभग? सर सुबह मेरा जब तक एग्जाम चला है उससे पहले मैंने विनायक संस्थान में सेकंड ग्रेड कोचिंग चालू कर रखी थी, तो उसके शेड्यूल में सुबह 5 बजे उठना होता था मेरे को। 5 बजे उठने के बाद में मैं 5:30 6 बजे अपना तैयार होके कोचिंग पहुंच के 2-3 घंटे कोचिंग लेके वहाँ से जो रूम पे आता हूँ, आने के बाद में सर तुरंत पढ़ता नहीं हूँ, पहले अपना खाना बनाता हूँ। खाना बनाने के बाद में मैंने जो पुराने जो पढ़ रखा है पिछले दिन का, तो उनके मैं PDF में मोबाइल में बनाता था, और मोबाइल बनाने के बाद मैं पास में जयपुर में रहता था सर, वहाँ पर एक नेहरू गार्डन था, उस नेहरू गार्डन में एक 900 मीटर का राउंड था, तो मैं पैदल चल चल के सर्दी के मौसम में वहाँ पर मैं 2 से 3 घंटे चल के उस PDF को कवर करता था, कि मुझे पता है कि मैं खाना खा के अगर रूम में बैठ गया तो नींद आएगी, और नींद देखो अपनी ये जो अपना एक बॉडी है इसकी नीड भी होती है, अगर थकते हो तो नींद आती है, लेकिन मुझे पता अब मैं सो गया शायद मैं जिंदगी भर सो जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं है कि बाद में भर्ती कब कैसे आए कैसे नहीं आए, सरकारें कई प्रकार के इनके पास अड़चने होती हैं, तो इस समय को ठान लिया, क्योंकि संघर्ष इतना रहा कि सर कि मैं अपने आप से अभी हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मुझे पता है ये समय है, इसका सदुपयोग कैसे करना है, कुछ गलतियां की थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं इस समय को
एक अपना मान करके अपना है समय और सिलेक्शन अपना होगा और अपना नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, बस ये ठान लिया था। और उन पीडीएफ को रिवाइज करने और रूम पे आता, आने के बाद फिर जो मेरे प्लानिंग होते हैं, शॉर्ट नोट बनाने, आज का मैटर पढ़ना, उसको इकट्ठा करके तो फिर दिन का प्रोग्राम होता है। मैं दिन में सोने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता और शाम को 10 बजे बाद तक आज जगा नहीं हूँ। 10 बजे पहले सो जाना है, 10 बजे नींद आ जानी है और सुबह 5 बजे उठना है। सर मेरा ये शेड्यूल रहा है पढ़ने ये कंप्लीट बिल्कुल है ना। अच्छा, आपने एक बात यहाँ पर कही कि पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कुछ गलतियों की वजह से और फिर बाद में सिलेक्शन हुआ ना, तो आपने पहले ऐसे कौन सी गलतियां करी जिनकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में उन्हीं गलतियों को आपने इम्प्रूव किया और अब सिलेक्शन हो गया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर उन गलतियों के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि जब भी जो भर्ती आती थी तो पहले जब फर्स्ट बार में भर्तियों के लिए सोचते हैं, बैठते हैं, तो हम दिन का आधा समय तो उनके बारे में सोचने में, कितनी भर्ती आई है, कैसे प्लानिंग करनी है। अब जो नए नए शुरुआत तैयारी करते हो ना, तो आप डेली प्लान बनाते हो, तो डेली प्लान बनाने में आपके 2-3 घंटे से खराब हो जाते हैं और इतना सोच लेते हैं, सोचने चक्कर में अपना पूरा प्लान खराब हो जाता है। और उसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जोश जोश में 3-4 दिन पढ़ लिए, बीच में कुछ छोड़ दिया। ये गलती हुई मेरे से कि मेरा क्या नेट उस समय हो गया सर 2017 में, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे आती है कि मैं नेट तक निकाल लिया, लेकिन क्या होता है कि अपन पेपर को एनालाइज नहीं करा हमने कि आरपीएससी का पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, तो उनको देखना है। पहले पेपर और सिलेबस हमारे हाथ में होना चाहिए। ये मैंने पेपर और सिलेबस पहले हाथ में नहीं लिया था, ताकि मैं ये पहचान नहीं पाया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और किस लेवल के आ रहे हैं और सिलेबस में क्या है। बस किसी भी संस्था को ज्वाइन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपके पास सिलेबस और पेपर प्रीवियस ईयर वाले होने चाहिए, ताकि उससे अंदाजा बैठ सके कि आज का लेवल क्या है और आने वाला लेवल क्या हो सकता है और आने वाला लेवल क्या होगा। इसके लिए आपको टीचर की गाइडेंस में रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप कितने एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप उस फील्ड में नए नए हो तो आपको ये अनुभव नहीं होता पेपर कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा। इसलिए टीचर की बहुत नीड होती है इस चीज़ के लिए। तो सर इसलिए ये पुरानी गलतियाँ है कि मैंने कंटिन्यूटी कि आज मैं 3 दिन पढ़ लिया तो मेरे कुछ गैप लग गया, तो मुझे समझ नहीं आया गैप लगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी। दूसरा है कि सिलेबस और मेरे पास प्रीवियस पेपर थे, उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। तीसरा रहता है कि इनको पढ़ने के साथ साथ मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे पहले, ताकि मैं इनको कम समय में रिवाइज नहीं कर पाया। जब मैंने पढ़ तो लिया एक साथ, बिल्कुल समेट नहीं पाया। इस समेटने की कला एक डॉक्टर यानी के सर है, उनसे सीखी मैंने, ताकि उनसे क्या है कि, और आप बोलते रहते हो हमेशा कि देखो ये मत सोचो एग्जाम आएगी तब पढ़ेंगे, पढ़ाई अभी से करनी है आपको। तो आपकी ये चीजें, आपका जो अंदाज है, ये मेरे को बार बार ये याद दिलाता है। इसलिए मैंने हमेशा आपके लिए एक शब्द रखा है कि सुबह का हर पल जिंदगी दे आपको, दिन का हर लम्हा खुशी दे आपको, जहां गम की हवा छूकर भी ना गुजरे, खुदा वो जन्नत से जमी दे आपको, खुदा वो जन्नत से जमी दे आपको। और मैंने सर हमेशा जितने भी समक्ष मेरे सहपाठी आए हैं, मेरे जितने रिश्तेदार आए हैं, जितने मेरे से उम्मीद आके लोग बात करते थे, उनसे मैंने एक कहा है कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया, खुद से वादा किया। तो देखो यहाँ पर राम सिंह ने बहुत ही बड़ी बात कही है, मैं आपको बता दूं। देखो क्या क्या गलतियां व्यक्ति कर सकता है, एक स्टूडेंट करता है, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुकता है, और उन गलतियों को कैसे इंप्रूव किया जाता है। देखो 2-3 चीजें हैं जिनको स्टूडेंट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक तो आपको हमेशा उसके सिलेबस का आइडिया रखना ही चाहिए। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करी तो आपको अंदाजा लग जाएगा वाकई में किस टाइप के क्वेश्चंस आता है, फिर आपकी पढ़ने की प्लानिंग ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। ठीक है, और साथ के साथ ही शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है और उनको कंटिन्यू रिवाइज करना है। और देखो प्रैक्टिस करते समय टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि आज जैसा कुछ अपन करेंगे, जिस स्टाइल में प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए आप मेन एग्जाम में भी वही काम करने वाले हो, है ना। इसलिए टाइम का मैनेजमेंट आज से सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के दौरान सीखना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने एग्जाम में फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। अच्छा राम सिंह, यहाँ पर अपन एक चीज देखते हैं, जैसे आप एग्जाम हॉल में पेपर देने गए, है ना, तो ज्यादातर स्टूडेंट को क्या फोबिया रहता है ना, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। हाँ, आपकी मनोस्थिति उस समय कैसी थी? और ठीक जब आप एग्जाम हॉल में चले गए, पेपर आपके हाथ में था, है ना, तो फिर 2 घंटे का जो समय आपको मिला था एमपीपीजीटी में, वो कैसे मैनेज आपने किया? सर उस समय के मैनेजमेंट के लिए मेरी प्री प्लानिंग थी। जिन एग्जाम में असफल हुआ था, उन एग्जाम को देने से पहले मेरे मन में एक फोबिया था। फोबिया यह था, क्या मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, क्या मैंने उस टॉपिक को पढ़ लिया। जब आप जाते हैं सर उस सेंटर पर, तो आपको बहुत सारे आपके साथी ऐसे मिलते हैं जो डिस्कस करते हैं टॉपिक के बारे में। मैं आपसे पहले सलाह दूंगा, डिस्कस किसी से नहीं करना है। उस समय अपने आप को कूल रखना है, अच्छा नींद लेनी है उस एग्जाम से पहले, और आपके मन का फोबिया तभी निकलेगा
जब आप निश्चिंत हो जाओ कि एग्जाम देने जा रहे हो और उसके लिए प्रत्येक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स हो, ताकि उस संपूर्ण सिलेबस को आप आधा से 1 घंटा के अंदर रिवाइज कर सको। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है और आपने रिवाइज कर लिया तो आपके अंदर वो एक इंटरनल एनर्जी एक ऐसा रूप लेगी कि आपको इतना पॉजिटिव कर देगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपको जीत दिलाएगी। क्योंकि वो आप एग्जाम से पहले पॉजिटिव रह गए तो समझो कि एग्जाम के सारे समय पॉजिटिव ही रहोगे। क्योंकि अगर हम ईमानदारी से और पूरी लगन से मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला भी एक बार हमको पेपर को हमारे अकॉर्डिंग देने का कोशिश करेगा, और जैसा सोचोगे वैसा ही पाओ। सही बात है। शॉर्ट नोट्स तो देखो अपने आप में बहुत मायना रखते ही है। हमने खुद ने भी इस पर एक वीडियो भी बनाया था पहले, है ना, कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना चाहिए। लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देखना। शॉर्ट नोट से क्या होता है कि रिवीजन तुरंत हो जाता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर एक दिमाग में ये बात रहती है कि शॉर्ट नोट्स में तो कुछ ही पॉइंट रहेंगे, पूरा चैप्टर कैसे रिवाइज होगा, सिलेबस कैसे होगा। एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शॉर्ट नोट्स के अंदर वो सारे की पॉइंट्स आ जाते हैं जहां से क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं। की पॉइंट्स लिखने सर। हाँ, और जब उन शॉर्ट नोट्स को आप जैसे मान लो कि एक चैप्टर लिया काइनेटिक्स के, मान लो मेन नोट्स 100 पेज के हैं या 90 पेज के हैं, उसके शॉर्ट नोट 2-3 पेज के बनेंगे मुश्किल से। उन 2-3 पेज को आप 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लोगे। आप यकीन माने कि जिस काइनेटिक्स को रिवाइज करने में आपको काफी समय लग सकता है, वो आपके 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। इतना फर्क पड़ेगा शॉर्ट नोट से, है ना। तो जब आपने पेपर दिया 2 घंटे का वहां पर, है ना, तो पेपर के दौरान मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या था कि भाई पहले इनऑर्गेनिक सॉल्व करिए, ऑर्गेनिक सॉल्व कर लिए, या रैंडमली कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए? सर जैसे ही MPPGT के ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठा, इससे पहले मेरी प्लानिंग थी। प्लानिंग ये थी कि मुझे मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चन मिल जाए और वो क्वेश्चन मेरे से हो गए, क्योंकि आंसर आएंगे तो मुझे लगभग फील हो जाएगा मेरा क्वेश्चन हो गए। तो ये मान के चलो कि सर मैं ये सोच गया कि फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन मिल गए मुझे, तो मेरा अपने आप कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। नेगेटिव था ही नहीं सर, मैं पॉजिटिव था। क्योंकि सर जब मैं नेट की तैयारी करता था तो नेट की तैयारी में जय भगवान यादव सर हैं, JB सर बोलते हैं उनको, उन्होंने एक ही चीज कहा, आपके पास खोने को कुछ नहीं है, जहां भी जाओ बस हरियाणा की भाषा में बोलते हो लट्ठी गाड़ दो। तो ये कि अपन को बस वही करना, जाके कुछ भी हो कैसा पेपर हो, बस जो अपन को आएगा वो कर देंगे। लेकिन मेरे मन में था फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री में उनसे पढ़ी थी सर, मैंने आपसे पढ़ी है। दोनों से बहुत मोटिवेट हूं, क्योंकि आपने 0 से एडवांस तक दोनों ने मुझको सिखाया। तो मैं पहले सर आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूं कि वास्तव में आप लोगों की वजह से मैं हूं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, गुरु की देन है कि मैं यहां हूं। दूसरा ये कि जैसे मैं एग्जाम में बैठा मेरा माइंड पॉजिटिव था, सोच थी फिजिकल को, और ऊपर वाले ने भी मेरे साथ अच्छा किया, मुझे फिजिकली उसमें पहले दे दिया। कहते संयोग होता है, अपने कर्म भी ऐसे हो, अपनी सोच भी अच्छी हो तो संयोग भी अच्छा ही होता है सर। इस वजह से विश्वास तो मुझे था कि पेपर अच्छा होगा, और बाकी मैंने अपनी पूरी लगन ईमानदारी से काम किया, तो सर गोविंद ने मुझे मेरा साथ दिया, और उसकी वजह से सर आपके आशीर्वाद से ये मिला। अच्छा, एग्जाम हॉल में से निकलते आपको लग गया था कि भाई सिलेक्शन हो जाएगा, या कुछ डाउट था उस समय? सर एग्जाम हॉल में जो ऑनलाइन पेपर था, उस ऑनलाइन में तुरंत नंबर 100 होते हैं। नंबर मैं जो उसको अपने एग्जाम को सबमिट करने से पहले आसपास देखा, लगभग सबने सबमिट कर दिया था। मुझे था कि मैं बाद में करूंगा, थोड़ा सा अपने को पॉजिटिव रख रहा था, लगता है कुछ हो सकता है। लेकिन मैंने आसपास देखा तो नंबर कम दिख रहे थे, तो मुझे लग रहा कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अपनी मेहनत अच्छी है, पेपर अच्छा हुआ, अपना कॉन्फिडेंस था, कम से कम 80+ तो कर ही दूंगा मैं। लेकिन जैसे मैं देखा मेरा 78 नंबर आया सर, उसमें 78 नंबर आते हैं तो मुझे लगा कि अपना नंबर कम तो नहीं है। फिर इधर तो देखा, फिर वो अनाउंसमेंट हुआ कि लैब में हम उस मेरा 6 लैब था मिलेनियम भोपाल में, तो वहाँ पर सर 6 लैब में मेरा 78 था, एक का 72 था। तो बोले लैब में आपका हाईएस्ट नंबर आपका है। तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस लगने लगा कि मेरे 100-150 बच्चों में हाईएस्ट हैं। फिर भाषा की बात की तो लगभग पता लगा कि लगभग जहाँ तक मेरे को मालूम है उस सेंटर पे लगभग मेरे ही थे, बाकी किसी का होंगे मुझे पता नहीं चला। तो उससे मुझे अनुमान हो गया, हम साथ में बैठ गए तो बातें कर रहे थे कितने नंबर आए, तो मुझे कॉन्फिडेंस तो हो गया था मेरा हो जाएगा लगभग, लेकिन श्योर नहीं था, क्योंकि मन में खेती कि काफी धक्के खाए हैं, कभी असफलता देखी है, तो मन में था कि जब तक इस चीज का ऑफिशियली कुछ नहीं होगा तब तक मैं नहीं मान पाऊंगा। लेकिन एक विश्वास तो जग गया था, हाँ मेरा हो जाएगा, लगभग लग गया था, लगभग है ना। बहुत अच्छी बात है। चलो ये अच्छा, एक चीज और है कि जैसे पहला एक क्वेश्चन, क्या आपने MPPGT का पूरा 100% सिलेबस कवर किया था, कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे? हाँ सर, इसके बारे में इतना बताना चाहूँगा, मैंने ऑल इंडिया के PGT के पेपर्स देखे, DSSP का देखा, यूपी का देखा, MP का देखा, राजस्थान का देखा, उड़ीसा का देखा, झारखंड का देखा, मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया वाले मैंने मैक्सिमम देखे। उन्होंने मेरे को एक चीज़ का अंदाजा हुआ कि मैक्सिमम जो PGT का है
राजस्थान का थोड़ा सा एक अपर लेवल होता है, बाकी मैंने देखा है कि उसमें 11-12 का जो एनसीईआरटी लेवल है वो कवर करता है। 100% तो नहीं होता, लेकिन आपके 80-90% बैठ जाता है। तो मेरे दिमाग में था कि इस लेवल को क्यों ना इसको कंप्लीट किया जाए। सर ने हमको पढ़ा भी रखा था इतना, और प्रैक्टिस में आपके इससे कर रहा था। बाकी जो आरपीएससी से अलावा टॉपिक थे वो आपके से मैंने पढ़ लिए थे, जैसे पोटेंशियोमेट्री के, पीएच मेट्रिक के हैं, कुछ क्रोमेटोग्राफ वाले हैं। उसमें कुछ टॉपिक नेट के जुड़ रहे थे। सिलेबस तो नेट का लेवल था, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि नेट का पेपर नहीं आएगा, लेवल कम रहेगा। मैंने अपने आप को कॉन्फिडेंस रख लिया नेट का लेवल नहीं आएगा। नेट का लेवल आ गया तो ये मान के चलो मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो उससे नेगेटिव फीडबैक जाएगा उनका। तो मैंने इसी पोर्शन को मजबूत बनाए रखा, और बाकी 100% मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा। मैंने तो 11-12 का एनसीईआरटी जो एक बेसिक फर्स्ट ग्रेड का होता है उसको फॉलो किया। बाकी कुछ टॉपिक थे मेरे जो नेट की वजह से मेरे अच्छे थे, तो उनको एक बार रिवाइज कर लिया मैंने सरसरी नजर से। अगर संबंधित क्वेश्चन आ भी गए तो इनसे अपन यहाँ सही कर लेंगे। बाकी मैंने फोकस पूरे सिलेबस पर नहीं किया। मैंने 70 से 80% सिलेबस फोकस किया, लेकिन 70 से 80% सिलेबस पर 100% फोकस किया सर मैंने। सही, देखो यही बात होनी चाहिए। देखो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरे 100% सिलेबस के चक्कर में पड़ जाता है। देखो हर स्टूडेंट को ये जान लेना चाहिए यार कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक है, और जो इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। 100% सिलेबस पर अगर नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन जितना पढ़ो उतना अच्छा पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, तो काफी सारा बेनिफिट होगा। अच्छा, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिन जैसे आने वाले एग्जाम की बात कर ले, वो एमपी का हो सकता है या फिर किसी भी स्टेट का हो सकता है, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का हो सकता है ना। तो उसमें दो तरह के स्टूडेंट बैठ सकते हैं। एक तो ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम देंगे, एक ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो रिपीटर्स है, बार बार एग्जाम दे रहे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अपन बारी बारी से दोनों की बात कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट प्रेशर है जो पहली बार अभी एग्जाम देगा, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? मतलब उसको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? जितने भी साथी जो पहली बार इस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम बैठेंगे, उनसे मैं पहली सलाह तो ये है कि पहले तो सिलेबस को अच्छा सा पढ़ ले। सिलेबस पढ़ने के बाद में आप उन सिलेबस के टॉपिक को स्टार्ट करिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो। उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, और इससे आपको अंदाजा लगेगा पेपर कहाँ से उठ रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। और पुराने पेपर को देखते कि पिछले से पिछला कैसे हुआ, तो उससे अगला कैसे हुआ, उसमें क्या चेंजेस आया, उस संबंधित टॉपिक से प्रश्न को कैसे घुमाया गया। और मैं इतना कहूँगा कि एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लें। एनसीईआरटी को तो मस्ट है आपके लिए, तो आपको करना ही है। और बाकी जो हवा होती है, ये पढ़ो वो पढ़ो, देखो मैं ये कहूँगा पढ़ना एक को है। अब जगह जगह डाइवर्ट हो गए तो नुकसान आपका ही है। पहली बार तैयारी कर रहे हो, किसी एक ही टीचर के नोट्स को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। मैं तो कहूंगा कि एज कोड सर जो 0 से एडवांस तक पढ़ाते हैं, मैं नहीं कहता आप इनको फॉलो करो, लेकिन एक बार देखना इनको पढ़ के आओ। इनके इतने यूट्यूब वीडियो पढ़े, एक बार देखना, आपको लगे कि मुझे वास्तव में फायदा हो रहा है, तो सच कह रहा हूं एक बार फॉलो करके देख लेना। मैं किसी एक संस्थान का वो नहीं हूं, लेकिन मैंने जिन जिन संस्थानों से एक्सपीरियंस लिया उनके बारे में कहूंगा मैं। सर ने जो बेसिक अप्रोच से चीज को सिखाते हैं, मैं सर संस्थान पढ़ा, सबसे मुझे अच्छा फीडबैक मिला है, सबसे अच्छा नॉलेज मिला है। सर के पास भी आया हूं मैं, ये नहीं मैं सिलेक्शन होने के बाद आया हूं। इनसे मैं सर को मैं 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूं। क्यों फॉलो कर रहा हूं? कि मुझे लगता है, मैंने सब जगह देखा है, जहां भी मुझे फायदा मिला है, संस्थान कैसा हो, जहां मुझे फायदा मिला है मैं गया हूं। उनका मैंने सबका आभार व्यक्त किया, और सभी से मुझे कुछ न कुछ मिला है, और सब से सीखने को मिला है। इसमें आपकी कमी होती है, कभी भी आप कमियों को मत ढूंढो। आपको जैसे अच्छा मिल रहा है उसको लिख लो और उसको प्रैक्टिस करो। आप, मैं कह रहा हूँ एचओडी की एक बार असाइनमेंट को निकाल के देखना आप। मेरे को स्पेशली फायदा मिला है 11-12 की एनसीईआरटी क्वेश्चन जो मैं डॉक्टर एन के सर ने कराए थे, जब भोपाल फिजिकल पढ़ाए थे, डॉक्टर आर के शर्मा मेरे को हमेशा मोटिवेट करते रहे, पढ़ते रहो, कहीं से संस्थान से मिलो, किसी से मिलो, पढ़ते रहो, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से पढ़ते रहो। कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी आएंगे, घबराना नहीं है, साइड में करो, उस समय को खराब नहीं करना है आपको। तो नए साथियों, मैं आपसे एक ही सलाह दूंगा, पहले जितना टेस्ट करना सबको टेस्ट कर लो। किसी को भी टेस्ट कर लिया तो फिर ट्रस्ट कर लेना। ट्रस्ट करने के बाद में फिर आंख बंद कर ट्रस्ट करना ही है कि हमें अब इसको फॉलो करना है। सिलेबस प्रीवियस पेपर साथ में रखना, एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ लेना, और ये कहूंगा गुल गया गुलशन गया, अब गुलजार की बारी है। हम तो सर को सिलेक्शन दे चुके, अब तुम्हारी बारी है। क्या बात है। अच्छा, ये तो हो गई प्रेशर की बात। अगर कोई रिपीटर्स हो जिसका मान लो कि 2 बार 3 बार सिलेक्शन नहीं हुआ और काफी स्ट्रगल कर रहे हो, और बहुत सी स्टूडेंट तो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं यार, जिनका 3-4 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मान के चलना वो डिमोटिवेटेड हो चुका है,
उसको क्या सलाह देना चाहोगे? अच्छा, इससे पहले एक चीज और ले लेते हैं, जैसे कभी लाइफ में कभी कभी डिमोटिवेशन हुआ होगा बिल्कुल सर, होता आपको, है ना? तो आप जब डिमोटिवेटेड हुए तो अपने आप को कैसे उससे उबारा, फिर पॉजिटिव कैसे हुए? सर डिमोटिवेशन का मैंने जब टीचिंग लाइन में आने की सोचा, उससे पहले मन में एक ठान लिया कि आप बनने वाले हो टीचर, आपका प्रोफेशन एक शिक्षक, और शिक्षक समाज के लिए एक आईना होता है। कभी भी आप अंदर से कितने टूटे हो, कितने दुखी हो, जब भी आप लोगों के बीच जाओ, स्टूडेंट के बीच जाओ, चाहे आपने प्राइवेट संस्थान में कर रखा है, कभी भी अपने चेहरे पर वो सिकन नहीं होनी चाहिए जिससे आपको देखकर लगे कि यार ये खुद ही थका हुआ है, क्या पढ़ाएगा, क्या नॉलेज देगा। नहीं, आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, लोगों के समक्ष इस मजबूती से अपने बात को रखना है, उन्हें बच्चों को इस तरीके से डायरेक्शन देना है, समझाना है कि आपको देखकर उनमें एक जिज्ञासा की भावना पैदा हो, और आपने वो देख लिया कि उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, सच कह रहा हूं, आपका जो अंदर का डिमोटिवेशन है वो भी निकल जाएगा। पहले खुद के अंदर से खुद से लड़ना है। आएगी समस्या, ये समस्या आपके पास आ रही है, इसका मतलब ये हर इंसान की समस्या है। अगर समस्या नहीं होती तो आज हर इंसान सक्सेस होता। कुछ इंसान अपनी समस्या से खुद ही आ जाते हैं, इसलिए वो पीछे हैं। समस्या के बारे में इतना कहना चाहूंगा, 2016 में एमएससी करने के बाद में 17 मेरा नेट हो गया। मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर तैयार करूंगा, लेकिन राजस्थान सरकार में उस समय भर्तियां नहीं आई थी। 2014 के बाद में 21 में 7 साल का गैप था। मैंने सोचा मुझे पढ़ाने में रुचि है, शिक्षक मुझे बनना है, टीचिंग लाइन मुझे जाना है, क्यों ना बीएड किया जाए। फिर सर मैंने 2017 में बीएड लगाया, 19 में बीएड हुआ। उससे पहले कुछ सेकंड ईयर थर्ड ईयर की भर्ती जा चुकी थी, तो ताने मिले पहले बीएड कर लेता तो आज शिक्षक बन जाता, पहले एमएससी करके नेट करके क्या कर लिया आपने। आइए ताने मिले कई प्रकार के, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अरे आपने मास्टर किया है, नेट किया है, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, नहीं भी हो रहा, अरे पढ़ाई तो की ना अपने, और पढ़ाई के ऊपर किया गया एक रुपए का इन्वेस्टमेंट जिंदगी में आपको बहुत आउटपुट देगा। पढ़ाई के ऊपर कितना पैसा खर्च कर लेना, कभी भी अफसोस मत करना कि पढ़ाई के ऊपर मेरा पैसा खर्च हुआ है तो ये बर्बाद हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। आज आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कल ये आउटपुट इतना अच्छा मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। बस ईमानदार से काम करना, गुरु पर विश्वास रखना और कंटिन्यूटी बनाए रखना, सफलता एक दिन मिलेगी। गोविंद के पास देर है, अंधेर नहीं। अच्छा, जो बार बार मतलब रिपीटर्स है, 3-4 बार सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, उनको कैसे अपनी प्लानिंग मतलब इम्प्रूव करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अब सिलेक्शन नहीं हुआ अब हो जाए, आने वाले एग्जाम में कम से कम उनका सिलेक्शन हो? देखो सर, जितने भी रिपीटर्स हैं उनके लिए मेरी एक सलाह है कि आपने प्रीवियस जो एग्जाम दिया है उस एग्जाम में बैठते आपको ये तो पता लग गया होगा कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है। तो इसमें सर 2 कंडीशन बनती है कि आपको वीक पोर्शन पता लग गया तो इसके बाद में आपने उस वीक पोर्शन पर ही काम किया, या फिर आपने जो आपको इंटरेस्ट वाला है उसी पर काम किया। अगर इन दोनों के अलावा अगर दोनों पर काम कर लिया आपने, सबसे पहले जो रिपीटर्स की गलती मानता हूं कि उन्होंने या तो प्रीवियस पेपर और सिलेबस को फॉलो नहीं किया। अगर इनको फॉलो कर लिया तो पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं रखी। ये नहीं कह रहा 10 घंटे पढ़ाई करो, मैं कह रहा हूं 3-4 घंटे पढ़ाई करो, डेली करो, रेगुलरली करो, और थ्योरी के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ये मत सोचो कितनी पोस्ट सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इन चीज को दिमाग से निकाल देना है। बस पढ़ाई करते हुए ये देखना है, बस मुझे सिलेक्शन लेना है, मेरा सिलेक्शन हो गया। और रिवीजन, शायद एक रिवीजन बहुत बड़ी कमी हो सकती है सर उनकी। आपने अगर नंबर और रिवीजन कम कर दिए तो वो बंदा जो रात काली कर रहा है ना आपसे ज्यादा नंबर रिवीजन करने की, वो सीट खा जाएगा आपकी। आरपीएससी आपका 2 घंटे का 3 घंटे का टाइम वो इसलिए वेट कर रही है कि आपने कितने एफर्ट दिए। एफर्ट तो देना पड़ेगा, ये मत सोचना कि बिना मेहनत किए किस्मत नसीब कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसी मेहनत करोगे अपने आप पर, नहीं, रेगुलरिटी से 4 घंटे पढ़ लिया आप। सच कह रहा हूं सर, जितना मेरे को विश्वास है, रेगुलरिटी 4 घंटे दे लिया, कोचिंग के अलावा, पढ़ने के अलावा, खुद की तैयारी के लिए 4 घंटे दे लिया रेगुलरिटी से, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, एक लिमिटेड टॉपिक, लिमिटेड नोट्स को ही फॉलो करना है। इतना नहीं, मैंने कहा टेस्ट करके ट्रस्ट कर लेना, और जिस पर ट्रस्ट कर लिया उसको फॉलो करते रहना, नंबर और रिवीजन दे देना, सिलेक्शन को रोकने वाला नहीं है आपको। जी सर, सही बात। देखो ये बात फैक्ट है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना अभी तक, जी सर, उन्होंने कोई ना कोई गलतियां तो करी, बस उनको वो गलतियां फाइंड करने, और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था हमने पहले, है ना, जिसमें स्पेशली बताया था कि स्टूडेंट का लगातार सिलेक्शन नहीं होने का रीजन क्या है।
उस वीडियो का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे कमेंट में, आप उसको जरूर देखना एक बार। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर गलतियां हो सकती है और आने वाले एग्जाम में उन गलतियों को आपको नहीं दोहराना। ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा जैसे ही वीडियो देखोगे कि इस जगह पर गलतियां हो सकती है। अब आप अपनी गलतियों को फाइंड करना, उनको इंप्रूव करना और मान के चलना, आपको फिर सक्सेस पक्का मिलेगी। तो राम सिंह, आपका जो इंटरव्यू में मान के चल रहा हूँ कि स्टूडेंट को इससे काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी, एक तरह से मोटिवेशन भी मिलेगा, है ना, पढ़ने के प्रति उनकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा फायदा उनका होगा। आज जो आपने इतना सारा समय दिया है एच गोल्ड क्लासेज को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी स्टूडेंट को। मैं आपसे अंत में गुजारिश करना चाहूंगा सभी साथियों से जो पीजीटी केमिस्ट्री लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जब भी आप गांव से शहर में आए या शहर के शहर में तैयारी करो, आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को साथ में रखते हुए ये सोच रखना, शायद आपको याद नहीं होगा, जब भी आप संस्थान में जाते हो, कहीं भी रूम पर तैयारी करते हो, आपके घर के अंदर एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए हर शाम एक दीपक जलाकर साइलेंट दुआ करता है। वो भी उम्मीद करता है आपसे कि एक दिन मेरा बेटा बेटी घर को आएगा। उस दिन वो एक अलग मंजर होगा और अपने पिताजी जो छोटे से काम की मजदूरी के लिए उस दिन छुट्टी लेगा और अपने शर्ट के 2 बटन खोल के ऊपर वाले पूरे मोहल्ले में वो खुशी से मिठाई बांटेगा ना। जिस दिन उस गर्व से उनका सीना चौड़ा करवाओगे ना, आप उस चीज के लिए पढ़ना है आपको, ना कि पैसे कमाने के लिए। क्या बात है। गर्व कराना उन लोगों को जो अपन से रात दिन दुआ करते हैं अपने लिए और उम्मीद करते हैं एक दिन बस मेरा बेटा बेटी वो नाम करेगा, उस दिन पूरे मोहल्ले में वो जश्न मनाऊंगी या मनाऊंगा। उस दिन उनको दिखाने के लिए बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना, गोविंद पर भरोसा रखना। वो दिन आपके लिए दूर नहीं है और आने वाली ये आगामी राजस्थान की या संबंधित राज्यों की जो प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड की जो व्याख्याता की भर्ती आएगी, आशा और उम्मीद करता हूं। और आपके लिए इतना कहूंगा, हर कदम को बढ़ा के चलो, आने वाले कल को आज से बेहतर बना के चलो। गुम हो जाती है पहचान भीड़ में, भीड़ से अलग पहचान बना के चलो, भीड़ से अलग पहचान बना के चलो। क्या बात। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा। अरे मुसीबत का सामना हिम्मत से करना, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, वक्त भी आपका गुलाम होगा। चलो सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर शेयर करना आप, ताकि राम सिंह का जो स्ट्रगल है वो सभी तक पहुंच सके। और इस वीडियो में देखो बहुत सारे, मैं तो कहूंगा कि इस वीडियो को देखकर इसके नोट जरूर बना लेना, जो मेन की पॉइंट है ना वो लिख लेना और उनको अप्लाई करना। यकीन माने आपको सफलता पक्का मिलेगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिली होगी और इस जानकारी को आप अपने तक सीमित मत रखना, है ना, अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाना ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। थैंक यू। थैंक यू सर।